कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आज से अनसॉल्व पेपर की क्लास रहेगी और आप लोग बेटा बिना लाइन वाली एक कॉपी ले लीजिए और एक अनसॉल्व पेपर, और यही फेयर किया करिए। क्वेश्चन जो बच्चे रहा करें घर पे जो है करके आया करिए। एक पेपर कराने दीजिए, उसके बाद आप जो है रफ फेयर जान जाओगे। अनसॉल्व्ड पेपर देखिएगा जरा। अनसॉल्व पेपर वर्ष 2019 कोई एक पेपर करा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 364 एफ प्रश्न नंबर 1 का। एक और बढ़िया बात बता रहा हूं, विक्रांता तुम नहीं मानोगी। जैसे बेटा क्वेश्चन लिखे रहिएगा, तुरंत यहां नीचे सॉल्यूशन करिएगा। तो कभी कॉपी रिवाइज करनी होगी तो आपको अनसॉल्व नहीं लेना रहेगा, डायरेक्ट कॉपी रहेगी, सामने क्वेश्चन लिखा है, नीचे सॉल्यूशन। तो प्रश्न लिख करके उसका हम लोग हल करेंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन देखिए आपके सामने पढ़ रहे हैं और पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। एक वृत्ति चालक कुंडली में धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर तक बढ़ती है। पहले धारा 2 एम्पियर है, बाद में धारा 18 एम्पियर हो गई। कहने का मतलब बेटा डेल्टा आई या डी आई चाहे जो कहो, दिया हुआ है 18-2 16 एम्पियर, और ये 0.05 सेकंड में बढ़ती है। डीटी भी दे दिया। प्रेरित विद्युत वाहक बल इस दौरान E बराबर 20 वोल्ट है। हमसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक बताना है। याद करिए बच्चों, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक L के लिए 2 सूत्र है। एक सूत्र बीना मिश्रा बता रही हैं, L फाई बराबर L आई था, धारा और फ्लक्स के साथ L बराबर L फाई बटे आई। ठीक बेटा। एक सूत्र था L और प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ। तो अब यहां पर देखो जरा, वही वाला सूत्र लगा देंगे। L बराबर -E बटा di/dt, यही सूत्र होता है। याद आया? इसी में मान रख दे। अमन मौर्य, E का मान 20, di/dt 16/0.05। साल करिए, 0.05 ऊपर आ गया, 20 गुणे 0.05/16, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 55 25/4 भाग दे दीजिएगा। 4 छंग 24.425 हेनरी। ये आंसर आ गया 0.625 हेनरी। तो इसमें जो है 0.625 हेनरी है, हमने इसको भाग दिया, दशमलव लगाया, 4 छंग 24, 1 10, 4 दुनिया 4 पंचे 20। इसको देखो मिली हेनरी में आंसर दे रहा है। तो अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 625 गुणे 10⁻³ हेनरी, माने 625 मिली हेनरी। ऐसा माइनस से मतलब नहीं है, लेकिन देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन कितना टेक्निकल है कि एकदम आंसर के करीब है, आप तुरंत गलत कर लोगे। इधर क्लियर, पक्का पक्का गलत कर दोगे, कहोगे कि ये चारों में से कोई एक होना चाहिए। दूसरा देखिए, खंड खा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान पूछ रहा है। देखो बच्चों, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। हम बच्चों अगर याद हो आप लोगों को, तो हमने आपको जो है
एक डेरिवेशन कराया था गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध करके, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध करके दोनों में एक डेरिवेशन कराया था कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, नहीं याद होगा तो याद करिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 बराबर 1/c² की पावर -1/2 माने 1/c। सी मतलब प्रकाश का वेग होता है। हाँ बेटा, हाँ पावर -1 ऐसे, ठीक है। तो अब ये माइनस की का वजह से सी हो गया, ऊपर चला गया, और जब सी ऊपर हो गया तो इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 2 से 2 कट गया, -1 बचा रह गया था, पलट गया। तो ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड पार्ट सही है। खंडगा देखिए, जिसमें लैंग्वेज रहेगा क्वेश्चन में, आप प्लीज क्वेश्चन लिख लीजिएगा और ये तरीका अपनाइए, जो टीचर कहता है उसको करना चाहिए। अब आप क्वेश्चन नंबर गा जगह छोड़ दीजिएगा, हम यहाँ लगा रहे हैं, आप लिखिएगा भी, लिख कर तब लगाइएगा। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी चालकता बताओ। तो देखो बेटा नेहा, वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। वैद्युत प्रतिरोध कितना दिया है? इसकी चालकता बताना है। तो विशाल गौतम चालकता जी बताना है। देखो बेटा, अंशाल लगाने से सूत्र क्लियर हो जाते हैं, पिछली चीजें दोहरा उठती हैं। एक पेपर लगवाने में कठिन लगेगा, 2-3 लगाएंगे तो पीछे पड़े रहोगे, बार बार याद आ जाएगा। चालकता और प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होती हैं। जी बराबर सूत्र बताएं विक्रांता, जब बचपन में खूब छोटे थे भूल गए थे। 1/r, तो 1/500, ओके। ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, 2/1000। ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिए बेटा? 2 से। तो यहाँ 1, 2, 3 अंक दशमलव 002 क्या हो जाएगा? प्रति ओम या महो इसका मात्रक होता है। तो प्रति ओम या महो, आंसर चौथा सही हो गया। खंडघा देखो जरा बेटा, बिना मिश्रा देख रहे हो बेटा। रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता। क्वेश्चन आप लिखिएगा, ठीक है, बिना क्वेश्चन लिखे मत करिएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता। पहले जानो रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित क्या करता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, यही 3 चीजें उत्सर्जित करता है। क्या क्या बेटा? हाँ बेटा बीना। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा उत्सर्जित होते हैं। कह रहा क्या उत्सर्जित नहीं होता? तो देखो जरा, पहला अल्फा कण उत्सर्जित होता है, दूसरा बीटा कण उत्सर्जित होता है, तीसरा गामा प्रोटॉन उत्सर्जित होता है, चौथा प्रोटॉन उत्सर्जन नहीं होता। प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं होता। विक्रांता बेटा नहीं समझ रहे हो, ध्यान से देखो, गुस्सा हो रही। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। अधिकतम डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य वाला कण बताओ। आपको 4 कण दिया है, कह रहा है सबकी वेलोसिटी बराबर है, तो डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होगी, यही पूछ रहा है ना। तो देखो जरा, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र हमने आपको बताया है, लैम्डा बराबर h/t। याद आया? तो सभी बदतमीजी के साथ देखें। लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन h/m/e/b, लैम्डा फॉर प्रोटॉन h/m/p/b। विक्रांता देख रही हो बेटा? लैम्डा फॉर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का मास इंटू बी। लैम्डा फॉर अल्फी h/मास ऑफ अल्फी इंटू बी। समझ आया? अब यहां पर गौर फरमाने वाली बात है, अगर आप लोग फरमाओ तो हम बताएं, सवाल की धज्जी उड़ा दे। देखो क्वेश्चन, ये जो पेपर मैंने चयनित किया है विक्रांता, कठिन है कि नहीं? थोड़ा कठिन लग रहा है ना, इजी नहीं है एकदम, क्वेश्चन टेक्निकल है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा
कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में किसकी तरंगदैर्घ्य डी ब्रॉगली अधिक होगी। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिख दिए। सब में एच और बी कॉमन है, देख लो सब में है, और एम नीचे है, इसका मतलब लैम्डा एम के उल्टा अनुपाती है। जिसका एम जितने कम होगा उसका जो है लैम्डी उतने ज्यादा होगा। नहीं समझ रहे हो? इंप्लाइज लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m। जिस कण का द्रव्यमान सबसे कम होगा उस कण का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। अल्फा कण द्रव्यमान 4 प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन द्रव्यमान बराबर होता है। प्रोटॉन है। तो और इन तीनों चारों में सबसे ज्यादा द्रव्यमान अल्फा कण का हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 10⁻31 में, बाकी सब का द्रव्यमान 10⁻27 में होता है। नहीं समझे विक्रम? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻31। इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27। इसका द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻27। इसका द्रव्यमान 6.4 × 10⁻27। तो सबका द्रव्यमान किसमें है? 10⁻27 में, और इसका द्रव्यमान 10⁻31 में। तो किसका द्रव्यमान सबसे कम है? इलेक्ट्रॉन। वैसे भी इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान लेस पार्टिकल होता है, तो द्रव्यमान सबसे कम इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की होगी। बेनू समझ में आया बेटा? किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में अल्फा कण का। ठीक है, इसलिए अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। अब तो सरल हो गया, 54 सवाल होगी। 4 पढ़े। एक बात और है, बीचे बीचे में अरोनी, करोनी, मरोनी, गरोनी वाली सवाल भी आ जाएंगी। जो नहीं पढ़े हो तो उनको दिखा देंगे, दर्शन करा देंगे। मतलब समझ रहे हो? जैसे जो कोरोना से कट गया है, अब चूंकि 2019 का पेपर है तो 2019 में तो कुछ कटा नहीं था, अब कटा हुआ है, तो ये कोरोना से कटा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी बता दे रहा हूं। वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में छेड़ चुंबकन प्राप्त कर लेता प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। देखो फैराडे मर गए बताकर कि कोई भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होता है। कौन मर गया बता के? फैराडे की बात बता रहा हूं। फैराडे मर गए बताते हुए कि दुनिया में प्रत्येक पदार्थ में अपना खुद का चुंबकत्व होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बने हैं मनुष्यों? परमाणुओं से। अब परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रनिंग करते रहते हैं? माने आवेश बह रहा है कि नहीं परमाणु में, और जब आवेश प्रवाहित होता रहता है माने धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं? तो मतलब दुनिया के प्रत्येक परमाणु अल्प चुंबकत्व रखते हैं। परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बनता भी नो मिश्रा, इसका मतलब पूरा पदार्थ भी चुंबकत्व का गुण रखता है। इधर क्लियर? तो दुनिया के प्रत्येक पदार्थ चुंबकत्व का गुण रखते हैं। कोई कम रखता है, कोई ज्यादा रखता है, कोई धन प्रवृत्ति का, कोई। लेकिन इन पदार्थों को अगर किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घट जाती है। जो पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता थोड़ा बढ़ा दे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, नमक, मैग्नीज क्लोराइड वगैरह। और कुछ पदार्थ जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाए लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक, जैसे आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकिल ऐसे। और कुछ पदार्थ जिनकी उपस्थिति से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पहले से घट जाए, माने जो ऋण चुंबकत्व रखते हो, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे जो है विशाल गौतम, हीरा, सोना, चांदी, ग्रेफाइट, ये सब जो है, जल, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसमें पूछ रहा है किन पदार्थों से जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम हो जाती है, तो कौन से पदार्थ है?
देखो जानकारी के लिए बता दिए, ठीक है, कोर्स में नहीं है क्वेश्चन, कोर्स में नहीं है बेटा। तो ये आपके सामने हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर दिया। शायद देखो जरा, पन्ना नहीं खुल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट कर दिया। भाई देखिए, आप हमारे अगर नियम कायदा से नहीं चलेंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। कापी नहीं कर से लेके आओगे, एक हफ्ता से वो चिल्लाता हूं बंदर तुमसे, बार बार कापी देखने पड़ रहा है। सामने हमारे इधर तो बैठ, इधर से उधर करो। तो ये अच्छा लड़का है, इसके बाद भी जो है मलिस्पन फैलाता है। हाँ देखो जरा, एक कॉपी बना लो बेटा, उससे रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन लिख करके तब सॉल्यूशन। और कल से बेटा जो छोटे क्वेश्चन है उतना अंदाज की जगह घर से क्वेश्चन लिख के आया करोगे इसी कॉपी में, जिससे समय बचेगा। बेटा नकुल बेवकूफ मत बनवाए, जो कॉपी लेके चली आई हो। क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़े, हमसे कहो पढ़ो सर। किसी तार का प्रतिरोध, अच्छा एक चीज देखो आप, धुआंधार न्यूमेरिकल है, आप लोग न्यूमेरिकल से दूर भागते हो, एक एक नंबर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। देख लो मोटू गोलू, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है। प्यारे बच्चों, किसी तार का प्रतिरोध, एक नंबर का सवाल कितनी लंबी है देखा, जब हम कार का बता, यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। कोई तार है, इसका प्रतिरोध कितना है R, अगर इसको n गुना खींच दिया जाए तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब भाई जो है बिना लगाए तो लगाए ना पाओगे, बिना बताए, उससे जाना था यानी स्क्वायर गुना हो जाता, कितना गुना हो जाता, लेकिन कैसे। इधर देखा, कछु देवा विक्रांता है, मैं कुछ ना देवा, माना तार की लंबाई, इधर देखो लंबाई क्या मान ले, क्षेत्रफल क्या मान ले बच्चों a, इसलिए r बराबर, जोर से बोलो क्या होता है, रो या लपाने, यही होता है कि नहीं। कह रहा इसकी लंबाई n गुना खींच दी जाए तो नई लंबाई अब कितना हो गई, नई लंबाई n l। जब तार जो है अथम खींचते जाओगे तो तार पथराता जाएगा, माने क्षेत्रफल कम होता जाएगा, लेकिन तार का द्रव्यमान और आयतन तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो यही लॉजिक लगाते हैं, नया आयतन तार का बराबर पुराना आयतन, बिनु सब भूल गए, नया आयतन बराबर, याद करिए, नया आयतन बराबर, तो आयतन मतलब आधार क्षेत्रफल थोड़ी ऊंचाई, नया आयतन पुराना आयतन में आधार क्षेत्रफल a था, लंबाई l थी, और नए आयतन में लंबाई n l है, आधार क्षेत्रफल नहीं मालूम, l से l कट गया, a' बराबर देखो a बटा l आ गया, नया क्षेत्रफल आ गया, इसलिए नया प्रतिरोध r' रो l की जगह क्या लिखे अपान a, तो ये n से ऊपर गया, n स्क्वायर रो l अपान a, n स्क्वायर रो l अपान a किसका मान है, आंसर आ गया ना। वैसे भी हमने बताया था कि कितना हो जाएगा प्रतिरोध, n स्क्वायर गुना, बताए थे ना। सोचो एक नंबर की सवाल है बेटा, लगाना पड़ रहा है कि नहीं, मलिश पर नहीं है। खा, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। खा, स्वप्रेरकत्व, याद करो बीना मिश्रा 2 तरह से परिभाषा लिखाए थे बेटा, याद नहीं होगी। एक इस सूत्र के द्वारा, एक n⁵I से, तो n⁵I से लिखा दे हैं, अंदाज कितना जगह छोड़ के लिखो। किसी कुंडली में एकांक धारा किसी कुंडली से एकांक धारा प्रवाहित होने पर किसी कुंडली से एकांक धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न एकांक धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स
स्वप्रेरकत्व तो कहलाता है। इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर या वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी होता है। यार थोड़ा देखो जरा, इसको भाग दोगे तो 4 संख्याओं में क्योंकि पूरा पूरा उतर रहा है 2-2 अंक, इसलिए 0 बढ़ा देंगे तो 0.0625 माने 62.5 गुणे 10⁻³ मतलब 62.5 मिली हेनरी। 2 का घात, ध्यान दीजिएगा, आप सबकी जानकारी के लिए बिना विश्राम के बता दे रहे हैं हम कि कुछ क्वेश्चन जो कोरोना की वजह से कट गए हैं, लेकिन बेटा वो सब जो है हमारे कंपटीशंस में पूछे जाएंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग एक अंतिम चैप्टर हुआ करता था, उसका क्वेश्चन है। उसमें केवल जो है एक ही सूत्र होता था, तो हम बता दे रहे हैं, अपच नहीं होगा, जानकारी के लिए जानते रहिए, कोर्स में नहीं है। निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 बराबर, देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 510 नैनो टेस्ला। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम बताओ। विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम E बताना है। एक सूत्र होता था E/B बराबर C, क्या इसी सूत्र से लग जाता है, ठीक है। तो E/B बराबर C, तो E बराबर C इंटू B0। C की जगह 3 गुणे 10 की घात 8, 510 गुणे 10 घात -9। ये बेटा 0 से 9 हो गया, 3 1 कम 3, 3 5 15। ये E0 की वैल्यू हो जाती थी। तो ये बच्चों की अभ्यास का सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंग का। और ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का जो सवाल है 153, क्या आ गया इसका मात्रक? वोल्ट प्रति मीटर। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है ना मात्रक, ये आ गया। अब अगर ये सूत्र आपको याद रहेगा तो कर लेंगे कि नहीं खट से। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हमने लिख दिया है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर तथा इससे उत्पन्न स्रोत। देखो बच्चों, जब विद्युत चुंबकीय तरंग वाला पाठ आपको पढ़ाते हैं हम रहता अगर जो है कोर्स में, तो उसमें बेटा हर प्रकार की तरंगों की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति परिसर बताया गया था। जैसे एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, सबका जो है तरंगदैर्घ्य और क्या बताया गया था? आवृत्ति परिसर। तो वो जब चैप्टर पढ़े होते तो आपको पता रहता कि कौन कौन तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या क्या होती है, किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। तो उस पहले जब था कोर्स में तो क्वेश्चन पूछता था, तो वही पूछा है माइक्रो तरंगों का क्या पूछा है बेटा? आवृत्ति परिसर, सही, तरंगदैर्घ्य परिसर। तो लिख लीजिए माइक्रो तरंगों की आवृत्ति परिसर 1 मिली से 0.3 मीटर तक, मतलब ऐसे 1 गुणे 10⁻³ मीटर से इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है सूक्ष्म तरंगों की, 3 गुणे 10⁻⁻1 मीटर। तो आवृत्ति सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, उल्टा बोल दिए, ठीक है बेटा। और इनका उत्पादन 2 लित्रों से होता है। किससे होता है बेटा? 2 लित्रों। 2 लित्रों मतलब दोलन जिससे होता है। निर्वात में दोलन करने वाले उपकरण या विद्युत उपकरण में जिनमें दोलन होता है उन्हीं से ये तरंगे बनती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम। तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक। अब अंगा वाला क्वेश्चन बिल्कुल कोर्स में नहीं है, डेनियल व जर्मर का प्रयोग नहीं, तो एक चैप्टर पढ़ते आप एक्स किरण, तो उसी में जो है डेनियल जर्मर वाला प्रयोग है, ठीक है। छोटा रहता है बता देते। रेडियो एक्टिविटी वाला भी कोर्स में नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, कहो रेडियो एक्टिविटी वाला सवाल है इसलिए बता दे रहे हैं।
कह रहा है रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है। अर्धायु की गणना करिए। तो देखो जरा, एन बराबर केमिस्ट्री पढ़े हो, रेडियोएक्टिव पदार्थ की बची मात्रा बराबर एन 0 गुणे 1/2 की घाते एन। पढ़े हो कि नहीं नीनू बेटा केमिस्ट्री में? रेडियोएक्टिव पदार्थ की बची मात्रा बराबर, ऐसे देखो सूत्र लिखे हैं, एन बराबर एन 0 गुणे 1/2 की घाते एन। तो बची मात्रा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1/8 रह जाती है। तो एन 0/8 बचती है, शुरू में एन 0 थी, 1/2 की पावर एन, एन 0 कट गया, 1/2 की घाते 3, 1/2 की घाते एन बराबर क्या आ गया बच्चों? कह रहा है अर्धायु बताओ। कुल समय का सूत्र होता है कुल समय बराबर एन टी हाफ। क्या होता है बेटा? एन गुणे अर्धायु। तो कुल समय दिया हुआ है इसमें, कितना समय दिया? 25 दिन। एन 3 आया है, टी हाफ ही तो बताना है। तो टी हाफ माने अर्धायु आ गया 25/3 दिन। ये इसकी अर्धायु पता लग गई। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से 2 नंबर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है। किसी धातु पर आपतित होने वाले विकिरण की तरंगदैर्घ्य 5400 एंगस्ट्रॉम है प्यारे बच्चों, और उस धातु का कार्यफलन W दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बेटा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के बताना है और निरोधी विभव V0 बताना है। आप अभी अभी ताजा पढ़े थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण को ही ध्यान से देखो जरा, उसी का ये क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण का। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण क्या होता है मीना बेटा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, ध्यान से देखो, किसी सतह पर आपतित फोटॉन ऊर्जा बराबर कार्यफलन ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यही है ना बेटा? तो हम लोग E का जगह लेमडा दिया है तो hc/लेमडा का यूज करेंगे, और बेटा W 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, E के अपने आप आ जाएगा। E के कैसे आएगा प्यारे बच्चों? E के बराबर ये इधर ट्रांसफर कर दो, hc/लेमडा माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विक्रांता बेटा कैलकुलेशन देखो, H 6.6 गुणे 10 की घात -34, C 3 गुणे 10 की घात 8, लेमडा 5400 एंगस्ट्रॉम 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब सर 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। इसी को बच्चों हल कर ले। 2 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा कैलकुलेशन तो टेक्निकल रहेगा ही, तो ध्यान से देखिए जरा। दशमलव हटा दे, 0 बढ़ गया। आप सभी को पता है 6 से ऊपर नीचे कट जाएगा। 6 ग्राम में 66 गुणे 3, और यहाँ 6 9 54,000। ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो? 10 की घातें इकट्ठा कर लो, 10 की घात 34 प्लस 8 ऋण 10 ऊपर गया धन 10 माइनस इन दोनों का गुणा कर लो, 16 9 144, 4 8 14, 16 कम 16 14 30। आमिर खान कोई दिक्कत देगा? 3 त्रिका 9 11/3 गुणे, यहाँ देखो बेटा 10 8 18, 34 में 18 गए -16, 3 और -19। अच्छा बैठे रहो बेटा सब लोग, -3.04 गुणे 10 की घात 19। थोड़ा सा औसान करवा लो प्रजापति, 3 से भाग दो, 3 त्रिका 9, आलोक प्रजापति यहाँ देखो, 9 11 में 9 गए 2, 3 6 18 गुणे 10 की घात -19 माइनस 3.04 गुणे 10 घात -19 घटा दो। आदित्य वर्मा इसमें से इसको घटाओगे जब 67 से 4 घट गया 0.63 गुणे 10 की घात -19, ये आ गया बेटा जूल। हम इसको जो है
0.63 गुणे 10 की घात, 1 मिनट बेटा दिखा रहे हैं, 10 घात -19 बटा 1.6 गुणे 10 घात -19, भाग दे दे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों कट गया, ये दशमलव उठाएंगे तो 160, 63 बटे 160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने दशमलव, अब ये दशमलव लगाएंगे 630, 63, 16 चौको 64, 16.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। तभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किसी धाप, लगाते रहिए समझते रहिए, किसी धाप की सतह पर 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। आलोक प्रजापति तरंग दैर्घ्य दिया है 5400 एंगस्ट्रॉम, आदित्य वर्मा बेटा देख लो तुम दोनों लोग, इस धातु का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव बताना है। 2 नंबर का प्रश्न देखो कितना टाइम लग रहा है सिरताज, ये बोर्ड के क्वेश्चन है। अब बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण बिंदु मिश्रा क्या होता है बेटा, E बराबर W प्लस ई के। अब E की जगह चूंकि लेमडा दिया है बेटा HC अपान लेमडा, W जगह 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E के लिखा रहने दिए बेटा, E के जानना है तो इसको इधर 75 कर दें, तो HC अपान लेमडा माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट ओके बेटा। अब यहाँ S का मान रख दिए 6.6 गुणे 10 घात -34, C का मान 3 गुणे 10 घात 8, और यहाँ लेमडा का मान बेटा 5400 एंगस्ट्रॉम, दशमलव ऊपर वाला हटा के नीचे 0 बढ़ा दिए, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था 1.6 गुणे 10 घात -19 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता लिख दिए। आलोक बेटा 66 11 कटेगा, 11 6 66 11 आया, और आलोक जी 6 से इसको भाग दोगे 6 9 54 9000, ऊपर वाला 3 लिखा रहने दिए, 34 8 10 1 10 की घात इकट्ठा कर दिन, 10 8 18 और 34 18 गए 16 1 3 0 19 हो गया, 11 3 33 बटा 9 3 3 9 11 बटा 3, और यहाँ बेटवा एक गुणा 3.04 गुणे 10 घात -19, 11 3 से भाग दे 3.67 आए, 3.67 3.04 घटाओ 0.63 आए, 10 घात -19 बाय का इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदल के उत्तर देता ही, कौन जरूरत ना है भाई ये उत्तर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदले 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे। एक आंसर आया बेटे में, एक की और पूछा था बेटा, का और पूछा था निरोधी विभव, क्या पूछ रहा है निरोधी विभव। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, चूंकि E के बराबर E इंटू बी यही होता है, तो यहां ध्यान दो ना सब लोग, B0 बराबर E के अपान E के कितना रहा बेटा 0.63 गुणे 10 घात -19, और E से भाग करेंगे, एक भाग भैया निकाले है भाग दे एसी कितना आ रहा है 0.39, तो बेटा ये 39 वोल्टेज आ गया, ठीक है, तो पता लग गया। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, खंडखा पढ़ते हैं, तरंग दैर्घ्य 5 गुणे 10 घात -7 मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। आप लोग खुद समझो बेटा कि इस चैप्टर से 2 सवालें मिल गई, मतलब 4 नंबर आ गया, यही चैप्टर सवाल ये भी है, देख लो। तो अब यहां पर बेटा खंडखा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, और एक चीज देख लो, ये पेपर जो लगवा रहे हैं थ्योरी ज्यादा मिल रही है न्यूमेरिकल, एक नंबर क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल, हाँ बेटा क्या बताइए हम तो का सबका, और वो भी अच्छे अच्छे हैं। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 गुणे 10 घात -7 मीटर। भाई देखो अगर विक्रांता बेटा उतारने में रहोगे तो फिर नंबर नहीं पाओगे, समझो बेटा, देख रहे हो कितना न्यूमेरिकल है, 5 गुणे 10 घात -7 मीटर। फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, इस फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताना है। फोटॉन ऊर्जा जब जो है तरंग दैर्घ्य दिया रहता है बेटा तो HC अपान लैम्डा निकालते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ाए हैं, तो देखो ना कुल बेटा E बराबर HC अपान लैम्डा, H 6.6 गुणे 10 की घात -34, C 3 गुणे 10 की घात 8, और लैम्डा 5 गुणे 10 की घात -7। नहीं मानोगी देखो, अब यहां पर देखो ऊपर नीचे 2 से गुणा करें, पूछो हमसे कहे तो नहीं बताएंगे, 2 3 6 2 5 6 10, तो 6 हो गया, ये 6 में इसमें गुणा करो, 6 6 36 3 39 गुणे 34, 7 ऊपर गया कितना हो गया 8 7 34 15 गए 19, और ये दशमलव यहाँ आई जो 10 रहा है,
तो इकाव आई है इतना, जूल आई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल। तो ये इससे भाग दे दो, दशमलव हटेगा 160, 160 दूनी 320, 76, 760, 16 चौको 64, 740, 760 में 640 गए 120, 16 सत्ते 112, 16 पंचे 80 बात करते। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया इसकी कार्यफलन ऊर्जा। बगी देखना है क्वेश्चन नंबर का 3 का। देखो बेटा ये 2-2 नंबर ही क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम देते हुए लगा रहे हैं, हमको दिख भी कर रहा है, ध्यान से देखना। ए और बी 2 पॉइंट है जिनके बीच 2 संधारित्र है। कौन है बोल रहा है? अथर्व पढ़ाई ध्यान ना देता तो मारा जाए। ए और बी 2 संधारित्र, यहां कौन सा संधारित्र है? C1। यहां कौन सा संधारित्र है? C1 का म्यू क्या है? पढ़ो। C2 नया दिख नहीं रहा क्या तुम? इधर R1 R2 क्या मुख्य है? R1 R2 बैठना लगा है। अच्छा उल्टा लगा। इससे कोई मतलब नहीं है, एको मात्रिक प्रतिरोध है भाई। फिगर देखो जरा सब लोग, अथर्व के सिंह फिगर देखिए, कुछ समझ में आया? अच्छा इस टाइप है पूछा है, प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश, कई खंड पूछा है, ए व बी के बीच विभवांतर, हर संधारित्र में कितना जो है आवेश है और कितना विभवांतर जो है बनेगा, यही बताना है। चलो देखते हैं बेटा। प्रत्येक संधारित्र में कितना आवेश है और विभवांतर। चलो रह जाओ, आवाज नहीं। चित्र दिखाई दिया बेटा? देखो जरा इधर, ये दोनों संधारित्र किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर और श्रेणी थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन करता है। यहां ए और बी कर दिया, माने इस तरफ अलग फिगर है और इस तरफ अलग फिगर है। अगर यही दोनों पॉइंट ना होता तो दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हो जाते। यही जो बीच बीच में पॉइंट बना दिया इसलिए डिस्टर्ब कर दिया। तो ये इधर परिपथ इधर वाला है, इधर परिपथ इधर वाला, तो ये अलग परिपथ है, ये अलग परिपथ, दोनों परिपथ एक दूसरे क्या है? समांतर। ठीक है। और समांतर परिपथ जब दोनों इधर और इधर वाले समांतर हैं तो समांतर परिपथों में क्या समान होता है? विभव। श्रेणी परिपथों में धारा समान होती है, समांतर परिपथों में विभव। जो विभव इस परिपथ का होगा वही इस परिपथ का होगा, वही शामिल टोटल विभव होगा। इधर क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अलग अलग। अगर अभी तुल्य संधारित्र की धारिता निकाले, तुल्य धारिता दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो देखो जरा, तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2। तुल्य धारिता क्या आएगी? C बराबर C1 प्लस। समांतर संयोजन का सूत्र क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2। तो 1 प्लस 2 3 में हुआ।
तुल्य धारिता आ गई। ठीक, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध देखो जरा गौर से, तुल्य प्रतिरोध ये दोनों किस क्रम में है? तो 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा? 1/r बराबर 3 और 6 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3/6, r बराबर 2 एम्पीयर, 2 ओम। धारा निकाल ले, सेल से कितनी धारा निकलेगी, कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो अब यहां पर देखो जरा, I बराबर E/R प्लस R, तो E/R प्लस R यही फार्मूला है। एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझते जाइए। E 12 वोल्ट, R 2 ओम यहां है, 1 ओम वहां है, ये आंतरिक प्रतिरोध के रूप में, और तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है। तो ये 12 को 3 से भाग देंगे, 4 एम्पियर की धारा। तो परिपथ में क्या एम्पियर धारा है बेटा? 4 एम्पियर धारा निकलेगी। जब यहां से 4 एम्पियर धारा ऐसे यहां 4 एम्पियर धारा निकली, तो ये दोनों संयोजनों में धारा का मान बटेगा। बटेगा कैसे? क्योंकि दोनों समांतर संयोजन में, इसलिए दोनों परिपथों के लिए धारा अलग अलग रहेगी। इधर वाले के लिए अलग रहेगी और इधर वाले के लिए अलग, लेकिन विभवांतर समान रहेगा। तो अब यहां पर जो है विभवांतर निकाल ले। तुल्य प्रतिरोधो हेतु विभवांतर B बराबर I इंटू R, धारा हमें पता है कितना आ रही है, 4 एम्पीयर, और दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमें पता लग चुका है, तुल्य प्रतिरोध 2 ओम। तो ये जो है तुल्य विभवांतर या A और B के बीच का विभवांतर आ गया। किसका विभवांतर आ गया? और यही इधर का भी विभवांतर होगा, और यही, ठीक है, यही इस साइड का भी विभवांतर होगा, यही पक्का बेटा, विभवांतर पता लग गया। हमसे जो है एक आंसर आ गया, कह रहा था विभवांतर बताओ, आ गया। दूसरा कह रहा है दोनों संधारित्रों में संग्रहित आवेश। तो पहले संधारित्र हेतु, पहले संधारित्र हेतु देखो जरा फिगर समझो, इधर और इधर दोनों फिगर के लिए विभवांतर बराबर हो गया, कितना आ गया है? समांतर संयोजन में जो अलग अलग विभवांतर होता है वही शामिलात होता है, या जो शामिलात होता है वही अलग अलग होता है। तो माने इसका विभवांतर 8 वोल्ट, C1 हेतु V बराबर 8 वोल्ट। हमको चाहिए का Q1 आवेश, संग्रहित आवेश पूछ रहा है। Q बराबर क्या सूत्र होता है? CB, तो C1V, C1 कितना है? 1, V कितना है? 8, तो 8 म्यूसी पहले पर आवेश आ गया। और दूसरे पर आवेश बेटा Q2, C2V, C2 कितना है? 2, और V कितना है? तो 16 म्यूसी। समझ आया बेटा? ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए जरा। सबसे पहले सिस्टमेटिक वे में किया, इधर और इधर एक परिपथ ये ऐसे है, एक परिपथ ऐसे है, दोनों परिपथों का समांतर संयोजन है। तो तुल्य जो है संधारित्र की धारिता आ गई 3 मिलियन, तुल्य जो है प्रतिरोध आ गया 2 ओम का। अब अगर हम सेल से धारा निकालना चाहे तो धारा I बराबर E बटा R प्लस R के हिसाब से 4 एम्पियर आ गई। तो इस परिपथ पे और इस परिपथ पे जब यहां से धारा आएगी 4 एम्पियर, तो दोनों के शामिलात में 4 एम्पियर की धारा बहेगी। तो शामिलात का वोल्टेज 4 दूनी 8 वोल्ट, मतलब इन दोनों में 8 वोल्ट का वोल्टेज खर्च होगा और बाकी यहां खर्च हो गया होगा। यही तो बात है। तो अब यहां जब 8 वोल्ट का वोल्टेज आए, इस शामिलात का A और B के बीच का वोल्टेज बताना था हमें, A और B के बीच का वोल्टेज बताओ, एक आंसर आ गया। फिर बेटा ये इधर वाला परिपथ और इधर वाला परिपथ दोनों समांतर संयोजन जोड़े हैं, जिसका विभवांतर 8 वोल्ट आया है। समांतर संयोजन में विभवांतर सेम होते हैं, तो इसका मतलब इस साइड का विभवांतर 8 वोल्ट और इस साइड का भी विभवांतर 8 वोल्ट, माने C1 हेतु विभवांतर 8 वोल्ट और C2 हेतु विभवांतर 8 वोल्ट। तो C1 के लिए आवेश आ गया, C2 के लिए आवेश आ गया। इधर टोके बेटा ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए खंड, सोचो 2 नंबर का सवाल है लेकिन 4 नंबर की बुद्धि लगानी पड़ रही है। हाँ, घा
पोलोराइडों से समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच आप कैसे करेंगे? देखो बच्चों, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते जाएंगे जो चैप्टर अभी आप नहीं पढ़े हो, तो पोलोराइड अभी आप पढ़े नहीं हो तरंग वाले में। और एक चीज और, पोलोराइड वाला चैप्टर पूरा पूरा कोरोना से डिस्टर्ब हो गया है, मतलब हट गया है पोलोराइड का। पोलोराइड ध्रुवण वगैरह था, हम मगर पढ़ा देंगे आपको। तरंग पढ़ा ही रहे हैं ना, तो 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे वहां तक। तो जो आप नहीं पढ़े उसको छोड़ देना, जगह उतना, इसके लिए जो है 7-8 लाइन छोड़ देना, ठीक। अथवा वाला देखो करा रहे हैं। किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसके विभेदन सीमा के लिए सूत्र लिखो। तो ध्यान दीजिएगा, घा का अथवा वाला प्रश्न, घा का अथवा वाला प्रश्न। पोलोराइड को जो है कोर्स से हट गया है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ा देंगे तरंग में। तरंग का लास्ट चैप्टर है पोलोराइड ध्रुवण, हाइगेंस की खोज है। चलिए अथवा वाला प्रश्न कह रहा, दूरदर्शी की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। भूल गए होंगे, याद नहीं होगा, याद दिला रहे हैं। यहाँ ध्यान समझिए, कोई भी प्रकाशिक यंत्र, क्या बोले हम, कोई भी प्रकाशिक यंत्र, चाहे दूरदर्शी हो चाहे सूरदर्शी हो, दो निकटवर्ती वस्तुओं का प्रतिबिंब, जैसे जो बहुत नजदीक नजदीक वस्तुएं रखी होती हैं, उसको किसी यंत्र से देखो तो दोनों का प्रतिबिंब एक ही जगह जो है दिख रहा है, अलग अलग नहीं दिखता। तो अब अगर प्रकाशिक यंत्र का ऐसा सेटलमेंट करें कि दो निकटवर्ती वस्तुओं का प्रतिबिंब दूर दूर या अलग अलग दिखे, तो वह क्षमता दूरदर्शी या उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है, अलग अलग करने की क्षमता। और जितनी कम से कम दूरी पर रखी वस्तुएं अलग अलग प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र द्वारा मिलता हो या दिखता हो, वह जो है सीमा विभेदन सीमा कहलाती है। विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, उल्टा होती है। किसी उपकरण की विभेदन सीमा जितने कम होती है, उस उपकरण की विभेदन क्षमता उतने ज्यादा होती है। हमको विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दो उपकरणों की पढ़नी होती है, सूक्ष्मदर्शी की और दूरदर्शी की। एक बार फिर से, दो निकटवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग प्राप्त करने की क्षमता दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। और उन दोनों वस्तुओं के बीच की वह कम से कम दूरी, जितनी दूरी पर रखने पर उनका प्रतिबिंब अलग अलग मिले, वह दूरी विभेदन सीमा कहलाती है। विभेदन सीमा किस पर डिपेंड करती है? विभेदन क्षमता पर। विभेदन क्षमता किस पर डिपेंड करती है? विभेदन सीमा पर। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। विभेदन सीमा जितना अधिक होती है, विभेदन क्षमता उतना कम होती है। इधर क्लियर? तो यही है। और दोनों के विभेदन सीमा के सूत्र हैं। किसके किसके सूत्र है बेटा? दूरदर्शी के विभेदन सीमा का और सूक्ष्मदर्शी के, दोनों के विभेदन सीमाओं के सूत्र बने हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। कह रहा है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, विभेदन सीमा के लिए सूत्र लिखिए। लिखो, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उसकी विभेदन सीमा को घटाकर बढ़ाई जा सकती है। बात समझ रहे हो? उल्टा, दूरदर्शी की विभेदन सीमा, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उसकी विभेदन सीमा को घटाकर बढ़ाई जा सकती है। विभेदन सीमा घटाएंगे तो विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा? नई लाइन से, दूरदर्शी की विभेदन सीमा, दूरदर्शी की विभेदन सीमा बराबर 1.22 लैम्डा अपान डी। विभेदन सीमा बराबर 1.22 लैम्डा अपान डी। किसका सूत्र है? क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए।
विभेदन सीमा का सूत्र क्या होता है बेटा? 1.22 लैम्डा अपन डी। क्या लैम्डा क्या है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। डी क्या है? दूरदर्शी के अभिदिशक का द्वारक। तो अब एक मिनट, कह रहा है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता स्नेहा ऊर्जा कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो विभेदन क्षमता बढ़ाना है, इसका मतलब विभेदन सीमा क्या हो तो घटेगी कैसे? आप यहां पर भी देख कर बोल सकते हो। आप कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश अगर आपतित कराया जाए, लैम्डा कम रहे, तो विभेदन सीमा कम रहेगी और जो है क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दूरदर्शी की क्षमता, विभेदन क्षमता कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश आपतित कराकर या दूरदर्शी के रूप में ज्यादा अभिदृश्यक का द्वारक प्रयोग करके। अगर ज्यादा अभिदृश्यक का द्वारक प्रयोग करेंगे, डी ज्यादा रहेगा तो विभेदन सीमा घटेगी और विभेदन क्षमता बढ़ेगी। इधर के लिए तो यहां लिख देना। अतः स्पष्ट है कि विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए दोनों जवाब लिखा दे रहे हैं। विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक द्वारक वाला अभिदिशक प्रयोग करना होगा। अधिक द्वारक वाला अभिदिशक प्रयोग करना होगा या कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराना होगा। कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराना होगा। हो गया बेटा? प्रश्न नंबर 4। सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए अरसलाने। हाँ ए बेटा देखो 3 नंबर क्वेश्चन है। मोरी माई 3 नंबर आए थे। 3 पढ़े। नाट गेट का प्रतीक, बुलियन व्यंजक और सततता सारणी क्या चीज पूछा है? तो माने 1-1 नंबर के सब है ना। तो नाट गेट का प्रतीक इधर देखो, नाट गेट ये सब जानना बकवास है, मिल जाए। प्रतीक, प्रतीक कैसे होता है विक्रांतो? विक्रांतो यहां बेटा ए लिखना, यहां वाई, ये प्रतीक हो गया। 1 नंबर पा गए, बोल पा गए 1 नंबर बोल। फिर उसके बाद बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक देख लो, नहीं तो हम अभी लिख रहे हैं तो आपको सरल लग रहा है। आप नाट गेट पूछे लिख बे आज पूछे लिख बे आर लिख के बता देते ही कंफ्यूजन रहा था जब वो में एमुर याद आवत। बुलियन व्यंजक नाट ए इक्वल वाई। सततता सारणी देखा कितना चवन्नी का है। इस सवाल आवे 3 नंबर से सुलझाई मिल जाए। अब देखा है हमें 2 नंबर में था ना तरानी मारे, देखा मिल गई ना। एक लाइन में उत्तर है इनपुट हुआ क्या समझिए? देखिए 0110 हो गया कुछ 3 नंबर मिल गया। देख ले ये बिना गेट पढ़ाए रहे हम। आई एम हियर डोंट हियर। हाँ ए ट्रांसफार्मर वाली सवाल देखा 3 नंबर के। पढ़ावत की चिल्ला बताओ तरह के धन सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तब तो हमका देख के जर जात रहे आप सिरिया तब बतलाए मस्त रहा जाने सर जी का पता। चौथे का देखा भी ना, देख ले तो खुदे देख ले। ट्रांसफार्मर हाँ और फ्री बेटा नंबर है। इस सवाल कब जान ले क्या बताइए। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या में अनुपात। प्राथमिक एनपी, द्वितीयक एनएस 1:200। ऐसा देगा कि देख ले। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा के मेन से जोड़ दिया जाए 200 वोल्ट ठीक है, बीपी 200 वोल्ट, आईपी 2 एम्पीयर, तो अधिकतम धारा द्वितीय कुंडली में आईएस पूछा है। कहा बताइए राम के तो एनपी बटा एनएस बराबर क्या होता है? 1 मिनट। एनपी बटा एनएस बराबर बीपी बटा बीएस, आरपी बटा आरएस, लेकिन आई वाला पलटिंग हो जाए आईएस बटा आईपी। ये तो याद है ना? याद देखा एनपी बटा एनएस
IS IP I के किनारे IS बराबर 1.01 एम्पियर होई। 3 नंबर बतावा ये हमें तुलनी करा 2 नंबर क्या है आई 3 देखा देख ले एक हम बताए थे ओकरे बादों पे गलत कह दे जाबे आई हमें देखा कुछ चैप्टर में बहुत सारा लोग है 4 कग्गा खंड प्रश्नोत्तर नंबर 4 कग्गा खंड क्वेश्चन सभी लोगों ने लिखा होगा। यहां ध्यान दीजिए अब वो बंद करके किसी प्रिज्म हेतु आई डेल्टा विचलन वक्र खींचिए तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित करिए। साथ ही साथ किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 का डेरिवेशन करिए। ये जो भी पेपर बीना बेटा हमने सेलेक्ट किया है बहुत ही टेक्निकल, बहुत कठिन और बहुत अच्छा पेपर है। हर क्वेश्चन इसमें मजेदार है। ये पेपर जो है अगर सही से हल किया जाता बच्चे 3.5 घंटे से कम नहीं लगेगा समय पूरा हल करने में, क्योंकि सभी क्वेश्चन बड़े हैं, समय देना पड़ता है सब में। देखो अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन 3 नंबर में आया है। तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम और आई में ग्राफ भी खींचिए, साथ ही साथ डेल्टा एम का व्यंजक प्राप्त करिए। तो मैं पहले आपको जो है व्यंजक प्राप्त करा रहा हूं, उसके बाद ग्राफ खींच के दिखा रहा हूं। प्रिज्म का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए बच्चों, जो लोग पढ़े हो वो भी, जो ना पढ़े वो भी। 2 अपवर्तक पृष्ठ यदि किसी कोण पर झुके होते हैं तो इनसे बनी आकृति प्रिज्म कहलाती है। 2 अपवर्तक पृष्ठ यदि किसी कोण पर झुके हैं तो उनसे घिरा पृष्ठ या घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। तो अब बच्चों ध्यान से देखना, 3 ही नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इसको 5-6 नंबर का कम से कम आना था, लंबा है। देखो बेटा एक अपवर्तक पृष्ठ ये बना दिए हम जो है बीना बेटा, एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी, कोई दिक्कत? विक्रांता बेटा दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ये बना दिए ए सी। दोनों अपवर्तक पृष्ठ कोण ए पर झुके हैं और इस प्रकार ये जो है यहाँ प्रिज्म बन गया ए बी सी, त्रिभुजाकार प्रिज्म ए बी सी। ये प्रिज्म कोण है, ए बी और ए सी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब स्नेहा बेटा तुम पढ़े नहीं हो, ध्यान से समझो। अगर ये कोई किरण हो ओ पी जो पृष्ठ पर आपतित हो रही हो तो फोटो देखो जरा, इसको सही सही इस तरह से जाना चाहिए। आपतित किरण का मार्ग इस प्रकार होना चाहिए, ये हमारी कोई और किरण नहीं, प्रथम पृष्ठ के लिए आपतित किरण है, ऐसे जाना चाहिए। और बच्चों यह बिंदु P आपतन बिंदु है इस पृष्ठ के लिए। अगर इस बिंदु पर हम लंब ड्रा कर दें तो ये अभिलंब हो जाता है, यमयन यहाँ अभिलंब हो गया। और हमें पता है कि जब किरणें वायु से कांच में आती हैं, विरल से सघन में आती हैं, तो वे अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो ये जो किरण ऐसे ओपी जा रही थी, ये थोड़ा अभिलंब के नीचे डाउन होगी, झुक जाएगी, ऐसे जाने लगेगी पी क्यू, इधर क्लियर। तो यहां पर बच्चों अपवर्तक पृष्ठ ए बी है तो ओपी आपतित किरण हुई, बिंदु P आपतन या अपवर्तन बिंदु हुआ, यमयन लंब हुआ अभिलंब, और बच्चों यहां जो है PQ अपवर्तित किरण हुई पहले पृष्ठ के लिए, इधर के लिए। और ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण हुआ नेहा जी आई, किसके लिए? अभिलंब और आपतित किरण के लिए। ठीक है बेटी। अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण अपवर्तन कोण बनता है, ये R हो गया। पहले पृष्ठ की कहानी क्लियर हो गई, कहीं कोई डाउट कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आपतित किरण
अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। यहाँ तक समझ में आया स्नेहा? ऐसे समझा रहे हैं स्नेहा कि जैसे कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो तो भी समझ जाए। ठीक है बेटा, अब पहले कहानी को भूल जाओ, दूसरी कहानी को देखो। यहाँ ये एसी अपवर्तक पृष्ठ है और ये किरण PQ ऐसे जो है सघन से विरल इस तरह से ऐसे ये जा रही है, ऐसे चले जाना चाहिए। यहाँ इस पृष्ठ AC के लिए विक्रांता बेटा किरण PQ आपतित किरण हुए और ये बिंदु Q कौन सा बिंदु हुआ बेटा? आपतन बिंदु। और अगर इस बिंदु पर लंब खींच दें तो वो क्या बन जाएगा बेटा? अभिलंब। ये यहाँ M डैश N डैश अभिलंब बन गया, बिंदु Q पर हमने खींचा। इधर क्लियर? विक्रांता दिमाग लगाओ, PQ आपतित किरण है, M डैश N डैश अभिलंब है, सघन से विरल में किरण जाती है जब तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये किरण जो ऐसे जा रहा है विरल, विरल से विमुख होना, तो विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। जो ये ऐसे जा रही और दूर हो जाएगी तो अपवर्तित किरण कुछ ऐसे प्राप्त होगी, QR। समझ आया बेटा? तो बीनू बेटा AB क्या है? एक अपवर्तक पृष्ठ है जिसके लिए OP क्या है? आपतित किरण। PQ क्या है? अपवर्तित किरण। MN क्या है? अभिलंब। P क्या है? आपतन या अपवर्तन बिंदु। I क्या है? आपतन कोण। R क्या है? लेकिन ये पहले पृष्ठ AB के लिए है, पृष्ठ AC के लिए तारो। PQ क्या है? QR क्या हुई? चित्र बनाए समझा के ना। और M डैश N डैश क्या हुआ? अभिलंब। और ये कोण जो है किसके किसके बीच है? आपतित और अभिलंब के बीच, इसलिए आपतन कोण। अब I और R मान चुके हैं तो कुछ और मान ले। हाँ, कुछ भी मान लो, R डैश मान लिया, यहाँ R था यहाँ R, XY मान लो, अल्फा बीटा मान लो, अपने ऊपर है। और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ का कोण अपवर्तक कोण। यहाँ ये निर्गमन कोण हुआ, ये निर्गत किरण हुई, ये आपतित किरण हुई और ये अपवर्तित किरण हुई। ये कौन सी किरण हुई बेटा? आपतित। और ये निर्गत, इनपुट रे आउटपुट रे, और ये जो है रिफ्रैक्टिव अपवर्तित किरण। बच्चों अगर आपतित किरण और अपवर्तित किरण माने ये जो आ रही थी और जा रही, दोनों को मिलाए तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण, डेविएशन एंगल कहते हैं। ये निर्गत किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ाओ। ये तो ये किस किस किरण के बीच का कोण है बेटा? आपतित निर्गत। और इस कोण को हम विचलन कोण, डेविएशन एंगल कहते हैं। यहां मान लो पॉइंट K है और दोनों अभिलंब जहां काट रहे हैं जिद है। चित्र समझ में आ गया? डेरिवेशन ही अब करना है, चित्र समझा के बताए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रिवाइज कर रहे हैं, पहली बार बताए हैं। अंशांश से यही सब लाभ होता है। विक्रांता बेटा चित्र समझ में आ गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। और यहाँ बेटा देखो, आपतित किरण PQ, अपवर्तित किरण QR, अभिलंब M डैश N डैश, आपतन कोण R डैश, अपवर्तन कोण I डैश, और ये विचलन कोण ऐसे हो गया। चित्र समझ में आया? अब विक्रांता बेटा देखो, यह कोण और ये पूरा वाला शीर्षा विमुख कोण है। यस सर। अगर ये I है तो पूरा कितना होगा? कोण KPN बराबर I। यहां बगल में लिख दे शीर्षा विमुख कोण, कोई दिक्कत? नो सर। ये I है तो फुल I होगा कि नहीं? यस सर। और जिसमें ये नीचे वाला R है तो ऊपर वाला कितना बचे? I माइनस R। इसलिए KPQ। कोई दिक्कत बेटा? ऐसा ही बेटा बेनो देखो, ये I डैश है बेटा, तो ये कितना होगा? ये भी I डैश। कौन कोण? कोण KQN डैश बराबर
आई डैश शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। अगर ये आई डैश है तो ये पूरा आई डैश होगा कि नहीं, नीचे वाला आर डैश है तो ये कितना बच जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश, है ना। कोण के क्यू एन, के क्यू पी, आई डैश माइनस आर डैश, ये दोनों कोण आ गए ना बेटा। क्यों, क्योंकि हमको बाहर वाला कोण चाहिए। अब देखो बेनो, त्रिभुज के पी क्यू का बहिष्कोण, चित्र देखो, त्रिभुज के बाहर कोण डेल्टा बना हुआ है, दिखा सबको। के पी क्यू बाहर जो है डेल्टा है, बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के समान है, तो इस कोण और इस कोण के जोड़ के बराबर होगा। तो असलाना आई माइनस आर, ई वाला आई डैश माइनस आर डैश उधर वाला, ये हो गया आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये डेल्टा का मान आ गया। कोई डाउट बेटा, समझ आया, इतना समझ गए, कोई डाउट, थोड़ा सेटिंग चलेंगे। अब बेटा मीनो पी क्यू जेड, ये जो है बेटा त्रिभुज है कि नहीं, पी क्यू जेड, त्रिभुज पी क्यू जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, आर प्लस आर डैश प्लस जेड, ऐसे होगा कि नहीं बेटा। आर आर डैश जेड बराबर क्या होगा, त्रिभुज दिखा, एक चतुर्भुज पतंग किनारे बना हुआ, ए पी जेड क्यू ए, ऐसे पतंगियां जो बनी हुआ, ऐसे 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 ऐसे, ए पी जेड, चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ कितना होता है, 360। ए पी जेड क्यू ए का जोड़ 360, ए प्लस ये पी वाला अभिलंब आई तो 90 रहे कि ना है, प्लस जेड प्लस यह क्यू वाला अभिलंब ये भी क्रांति बराबर 360। देन ए प्लस जेड बराबर 90 90, उधर 75 का 360 में 180 है। कोई डाउट बेटा, इतना समझ आया। 2 और 3 को देखो, देखो मेरे 2 और 3 में RHS बराबर है, LHS बराबर हो जाएगा, R प्लस A प्लस बिक्रो जेड जेड कट गया, R प्लस R डैश बराबर क्या आ गया, समझ आया बेटा, समझ नहीं आया, स्नेहा कहाँ दिक्कत है बेटा, पक्का। अब बेटा क्वेश्चन कह रहा है अल्पतम विचलन स्थिति में, देखो जरा पढ़ो 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 पढ़ो, सिद्ध कीजिए कि पिंड के पदार्थ का अल्पतम विचलन के लिए, तो अल्पतम विचलन माने विचलन कोण बहुत छोटा हो, तो आई और आर भी बहुत, डेल्टा एम हेतु मतलब क्या लिखे ही हम, अल्पतम विचलन हेतु सारे कोण क्या होंगे, छोटे होंगे, तो जहां डेल्टा है उसको हम क्या लिखेंगे, और जो आई डैश है वो नियरली इक्वल टू आई बन जाएगा, आर डैश नियरली इक्वल टू आर। नहीं मानोगे, सब छोटे हैं बराबर हो गए लगभग। समीकरण 4 देखो, कौन देखो, आर प्लस क्या लिखा है, आर बराबर ए, आर डैश को आर नहीं लिख देंगे, 2r बराबर ए, आर बराबर ए बाई 2, अपवर्तन कोण आ गया, आर मीन्स अपवर्तन कोण, ओके।
समीकरण एक देखो विक्रो, देखो डेल्टा की जगह क्या लिख देंगे, आई प्लस क्या लिखा है, आई डैश को क्या लिख देंगे, माइनस आर प्लस आर डैश को देखो थोड़ा मलिक्षपन यहां से, ये है क्या, अच्छा आई और आई, अरे भाई दो आई कह रही, अरे भाई आई और आई दो आई, इधर एक शांत कर दो, आई बराबर किसकी वैल्यू आ गई बेटा, आई और आई, इसलिए अपने को तो अपवर्तनांक चाहिए। चच्चा मर गए बता के, अपवर्तनांक का सूत्र कौन, स्नेह साइनाई भाई साइनाई दुकान में पर अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आर साइन आर एंड इट इज द डेरिवेशन फॉर द अल्पतम विचलन एंगल की स्थिति में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। अभी बेटा कह रहा है आई डेल्टा वक्र खींचो, आई डेल्टा वक्र हेडिंग से पता है कि आपतन कोण और विचलन कोण के बीच खींचा गया वक्र। आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि विचलन कोण केवल और केवल आपतन कोण पर निर्भर करता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में विचलन कोण हमेशा केवल और केवल आपतन कोण बदलने पर बदलता है, और अगर अल्पतम विचलन की स्थिति है तो हर आपतन कोण के लिए अल्पतम विचलन की स्थिति वही रहती है, नहीं बदलती। अल्पतम विचलन कोण जो है डेल्टा केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, आई पर। ठीक, तो यहां ग्राफ बनाना है। जब हम किसी प्रिज्म हेतु भिन्न भिन्न आपतन कोण के मानों को x अक्ष पर और संगत या उन मानों के लिए प्राप्त विचलन कोणों को y अक्ष पर प्रकट करें तो प्राप्त ग्राफ आई डेल्टा ग्राफ या आई डेल्टा वक्र कहलाता है। यहाँ क्या डिपेंड हो रहा है, आई, और यहाँ समझ आया बेटा। यदि हम जो है किसी प्रिज्म के लिए भिन्न भिन्न आपतन कोण के मानों को x अक्ष पर और प्राप्त विचलन कोण के मानों को y अक्ष पर प्रकट करें तो जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे आई डेल्टा वक्र कहते हैं। और आई डेल्टा वक्र याद करे रहो ऐसे आता है, कैसे आता है, ऐसे। और ये एक जो है कंडीशन है अल्पतम विचलन को, ये डेल्टा एम है, माने ये फिक्स है अल्पतम विचलन को, ताकि आई बढ़ाते जा रहा हो डेल्टा घटता जा रहा है। अब जैसे 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिखते चले जाना, 60, 70, 80 ऐसे जाते। तो ये हमारा जो है आई डेल्टा वक्र आ गया, बस इतना बनाना है। ठीक है, आधा नंबर का ये था, 2.5 नंबर का ये था, 3 नंबर का डेरिवेशन था। ठीक है ना बेटा। तो अब हमको केवल इतना बोलना है कि आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा के बीच खींचा गया ग्राफ निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा एम का मान आई के मान पर भी निर्भर नहीं करता, फिक्स होता है। एक ही अल्पतम विचलन कोण हर आपतन कोण के लिए आता है, बाकी जो है आपतन कोण बदलने पर विचलन कोण बदलता रहता है। ठीक, ग्राफ जैसे बनाए हैं याद करे रहो, वैसे ही बनाना रहेगा। ओके, हाँ देखो जरा क्वेश्चन पढ़ रहे बच्चों, सुनना। 4 का घा खंड रेडियो एक्टिव विघटन संबंधित रदरफोर्ड एवं सोडी का नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए n बराबर n0 e की पावर -λt। तो रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या था,
4 का घात। देखो जरा 4 का घात रदरफोर्ड एवं सोडी फजाल रसल का नियम, लेकिन कुछ लोग केवल रदरफोर्ड एवं सोडी का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड सोडी फजाल रसल का नियम इनके अनुसार किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर रेडियोएक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होती है। क्या बताएं बेटा कि अगर कोई रेडियोएक्टिव तत्व रखा है तो धीरे धीरे क्या होता रहता है, वो विघटित होता रहता है, उसकी मात्रा रेडियोएक्टिव किरणों के रूप में कम होती रहती है। तो रदरफोर्ड सोडी फजाल रसल ने यह बताया कि अगर रेडियोएक्टिव तत्व कम मात्रा में रखा हो तो धीरे धीरे विघटन होता है, और ज्यादा मात्रा में रखा हो तो विघटन उसका तेज होता है। यही इन्होंने बताया कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व के विघटन की दर उसकी प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होती है। क्या बताया विक्रांता बेटा? रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन की दर प्रोपोर्शनल प्रारंभिक मात्रा। आप लोग भाई सुनो, आपको परेशान मत करो, पढ़ाई में छोड़ देंगे, डिस्टर्ब करो। रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर रेडियोएक्टिव तत्व के प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है, यही है ना, ये नियम है। अब रेडियोएक्टिव तत्व के विघटन की दर देखो, अगर रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा n हो तो विघटन माने dn मतलब परिवर्तन, दर मतलब नीचे dt लगा देते हैं। विघटन का मतलब यही तो होता है, विघटन की दर, और विघटित हो रहा है माने कम हो रहा है, इसलिए माइनस लगा दिए। और ये समानुपाती होता है प्रारंभिक मात्रा, किसी तत्व की प्रारंभिक मात्रा को किससे लिखा जाता है? Gl। रेडियोएक्टिव तत्व के विघटन की दर माने dn बटा dt उसकी प्रारंभिक मात्रा n के समानुपाती होती है। मतलब कहने का ये हुआ जो है बच्चों कि अगर कोई रेडियोएक्टिव तत्व जितना कम मात्रा में रहेगा उसका विघटन उतना धीरे धीरे होगा, ज्यादा मात्रा में रहेगा विघटन तेज तेज होगा। कौन बताया बेटा? ये सब रदरफोर्ड और सोडी फजाल रसल 4 वैज्ञानिक थे, चारों ने बताया था, लेकिन हम लोग जो है मोस्टली किसका नाम लेते हैं? रदरफोर्ड और सोडी का। अब समझ गए, मान लिए किसी रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा n है, मात्रा विघटन उसका क्या होगा? dn बाई dt। उसका विघटन क्या होगा बेटा? dn बाई dt, और विघटन है कमी है इसलिए माइनस लगा दिए, माइनस dn बाई dt प्रोपोर्शनल n। यहां तक समझ में आया सबको? अब अगली लाइन से देखो जरा, माइनस dn बाई dt प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है, बराबर और कांस्टेंट के रूप में लेम्डा यूज होता है, जिसे विघटन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग, इंटू n। अब देखो बेटा, n इधर ला दे, माइनस dn बटे n बराबर लेम्डा dt। कहीं कोई दिक्कत नहीं? किसी की दिक्कत हो तो बता दीजिए। समझ आया? दोनों बच्चों को समाकलन करें, मैथ समाकलन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन dn बटे n लेम्डा इंटीग्रेशन 1 dt। गौर से देखो, माइनस 1/n का समाकलन log n, 1/n का समाकलन मैथ है, लेम्डा इंटू 1 का समाकलन t के सापेक्ष, अब हम मैथ पढ़ाए थे। और जब कांस्टेंट, जब इंटीग्रेशन आता था कौनो कांस्टेंट लग जाए, ठीक है। यदि t बराबर 0 तो t बराबर 0 माने विघटन शुरू हुआ हो तुरंत है, t बराबर 0 का मतलब विघटन स्टार्ट हुआ हो, तो उस समय n अगर n 0 रहा हो, माने जो रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा है उस समय n 0 से अगर लिखी जाए तो यहाँ पर माइनस log e, n की जगह क्या लिख देंगे? n 0, लेम्डा t की जगह क्या लिख देंगे? 0 प्लस c।
तो अपने पास सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस log EN0। कोई डाउट? ये कांस्टेंट का मान निकालने के लिए इतना किया जाता है, ये चीज कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। समीकरण 1 में कांस्टेंट का मान रख दें। किसमें बेटा? ध्यान से देखो, माइनस log n बराबर लेम्डा इंटू टी प्लस सी का मान क्या आया है? तो माइनस log EN0। कोई डाउट बेटा? इसको इधर ले आओ, माइनस log EN प्लस log EN0 बराबर लेम्डा टी। माइनस का मतलब log EN प्लस log EN0 माइनस का मन मिल गया है बराबर लेम्डा टी। log m माइनस log n, log m बटा n माइनस ही अलग चला गया। घातांक आई लाग रूप में बताइए, घात रूप में लिखा, घात रूप लिखा मतलब एकड़े ऊपर ही घात हो जाता है। तो n बटा n0 बराबर e की पावर ढकेला। और बच्चों इसी से रेडियो एक्टिविटी का वो सूत्र आया है जो n बराबर n0 इंटू e की पावर n0 इंटू 1/2 घात n लिखा जाता है। इसी सूत्र से 6 नियतांक और अर्धायु काल में संबंध भी आता है। तो ये डेरिवेशन हो गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। क्लियर? और आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना इसको खा चुका। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 4 का अंगा, चौथे का अंगखंड, किरचॉफ के विद्युत परिपथ। ए भाई देखो, हम दवा खाक पढ़ा रहे, शांत रहो, परेशान मत करो। किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में ह्यूजेन-स्टोन सेतु के लिए P/Q बराबर R/S प्राप्त करिए। PQ/RS भुजाओं के प्रतिरोध है। तो ह्यूजेन-स्टोन सेतु परिपथ का सिद्धांत डिराइव करना है। सभी लोग ध्यान से देखिए जरा। आप लोग ये नहीं देख पा रहे हो बेटा, जैसे ये 2019 का पेपर आया है ऐसे ही आप लोगों का भी पेपर रहेगा ना। देख लो कितना कठिन पेपर है बेटा, मेरी बात नहीं मान रहे हो, बहुत हल्के ले रहे हो। सब क्वेश्चन डेरिवेशन है, सारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है। ऐसे पेपर दे दिया जाए, आप लोग 100 में 20-25 कर लो जाने। तो थोड़ा सा देखिए सीरियसली, अब भी समझ जाओ कि यहाँ पढ़ना जरूरी है। ह्यूजेन-स्टोन सेतु परिपथ, प्यारे बच्चों, ह्यूजेन-स्टोन सेतु परिपथ का पूरा वर्णन नहीं करना है, केवल इसके सिद्धांत का डेरिवेशन करना है। P/Q बराबर R/S, यही क्वेश्चन कह रहा है। थोड़ा सा याद करिए पुरानी बातें शिवांशु। ह्यूजेन-स्टोन सेतु परिपथ क्या है? आपको बताए हैं कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर C.F. ह्यूजेन-स्टोन ने 4 प्रतिरोध PQRS, एक धारामापी, एक सेल और 2 स्विच लेकर के एक विशेष प्रकार से इन्हें जोड़कर एक विशेष परिपथ तैयार किया, जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती थी। इस परिपथ का नाम ह्यूजेन-स्टोन सेतु परिपथ रखा गया। इस परिपथ में प्रतिरोध P, Q, R और S समांतर चतुर्भुज AB, BC, AD और CD की भुजाओं से जुड़े होते हैं, जबकि धारामापी भुजा के साथ, धारामापी स्विच K1, K2 के साथ विकर्ण भुजा BD के मध्य और सेल कुंजी K1 के साथ विकर्ण भुजा AC के मध्य समायोजित रहती है। कुछ इस प्रकार। यहां पर देखिए जरा, ये ऐसे ह्यूजेन-स्टोन सेतु परिपथ है बेटा। ह्यूजेन-स्टोन सेतु परिपथ में ध्यान से देखो, समांतर चतुर्भुज ABCD की संलग्न भुजाओं, जैसे भुजा AB से प्रतिरोध P
भुजा BC से प्रतिरोध Q, भुजा AD से प्रतिरोध R, भुजा CD से प्रतिरोध S और विकर्ण भुजा BD एक धारामापी स्विच K2 के साथ जुड़ा रहता है। अर्थात याद आया। और एक सेल विकर्ण भुजा AC के मध्य सेल स्विच K1 के साथ संबंधित होता है। ऐसे ही ये फिगर होती है हमारे व्हीटस्टोन सेतु परफेक्ट। बिंदु बेटा समझ आ गया था? ठीक है, अच्छा याद आया ना? पुरानी चीजें याद आनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब जो है सेल स्विच ऑन करते हैं बेटा तो सेल से धारा I प्रवाहित होती है। संधि A पर इसको बहने के लिए दो मार्ग मिलते हैं। यदि प्रतिरोध P से I1 धारा प्रवाहित हो, प्रतिरोध R से I-I1 प्रवाहित होगी। जब जो है संधि D पर I-I1 और संधि B पर I1 आएगी तो इन्हें फिर से बहने के लिए दो दो मार्ग उपलब्ध होंगे। लेकिन अगर संतुलन अवस्था में, सेतु संतुलन अवस्था में या विक्रांता सेतु संतुलन अवस्था में यहाँ और यहाँ पर विभव क्या था बेटा? ठीक, तो जो धारा I1 है वो सीधे सीधे Q से बहने लगती है, B से D की ओर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसलिए इसका चित्र जो है बनाते समय इसकी स्विच को सीधे ऐसे कर देना, चित्र में स्विच जरूर कर देना, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर धारा I-I1, यहाँ पर I-I1। कोई डाउट बेटा? अब दोनों तरफ यहाँ VA एक बार घटा दे। क्या घटा दे? अब जो है बिंदु को समझ में आ गया ना? बिंदु B का विभव माइनस बिंदु A का विभव, तो A और B के मध्य का विभव अंतर। बिंदु D का विभव माइनस A का माने D और A के मध्य का विभव अंतर। ओम का नियम से V बराबर I इंटू R, धारा गुणे प्रतिरोध। तो देखो जरा VBA, यहाँ धारा I1 है, प्रतिरोध P, I1P दिख नहीं रहा है। यहाँ DA धारा I-I1 प्रतिरोध R। तुम लोग यार भाई मेरे यहाँ देखो यार, ये सब निकल जाएगा ना तो फिर कभी कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अब आप जुड़े सर से पढ़ रहे हो ना, अब थोड़ी बाद में कोई पढ़ाएगा तुमको। इधर टोके मैं समझा रहा हूँ, समझो। कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता था जिस तरह से मेरी याद तबलीग खराब में पढ़ा रहे हैं। अब देखो जरा, तथा मैं सोचता हूँ बच्चों का नुकसान ना हो बस। अब बेटा फिर से VB कर दे, VB और BD कर दे, दोनों तरफ VC माइनस कर दे। VB माइनस VC, VD माइनस VC। आलोक प्रजापति, बिंदु B पर विभव माइनस C पर विभव, यहाँ और यहाँ के विभव का अंतर VBC। BD माइनस BC, यहाँ का विभव माइनस यहाँ का विभव माने VDC, ठीक है। घर पे भी एक आध बार लगा प्रैक्टिस करना बिंदु में। VDC, D और C के मध्य का विभव अंतर। ओम का नियम क्या कहता है? धारा गुणे प्रतिरोध। धारा कितनी बेटा? I1, प्रतिरोध Q। DC में देखो धारा कितनी है? प्रतिरोध S, तो Q बटा S बराबर I माइनस I1 बटे। कोई डाउट? समीकरण 1 और 2 को देखो, कौन कौन समीकरण? 1 और 2 से दोनों समीकरण देखो बच्चों। LHS बराबर हो जाएगा क्योंकि RHS बराबर है। P बटा R बराबर Q बटा, इसका मतलब बेटा अंश बटे अंश, P बटा Q बराबर हर बटे हर। यही सिद्ध करना था। व्हीटस्टोन सेतु परिपथ का सिद्धांत हो गया, आ गया।